टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस माह के अंक में हम जनवरी 2025 की योजना जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज पे है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और इससे चूँकि ये योजना में काफ़ी सारे टॉपिक हैं और थोड़ा सा जो ये योजना का विषय ही है थोड़ा सा नया है तो पुरानी चीज़ों को लेकर, लेकिन हमारे आपके अगर देखा जाए तो उसके लिए थोड़ा नया अप्रोच है, नई चीज़ें हैं हमारी शिक्षा के लिए। नई शिक्षा नीति में ये है, लेकिन जो हम पुरानी शिक्षा पद्धति से चलते आ रहे हैं उसके लिए ये नया है। तो इसलिए इसमें 10-12 टॉपिक हैं। हम 3 में तो नहीं हो पाएगा, 4 पार्ट में इसको करके हम इसको देखेंगे, जिसमें से पहले पार्ट में संपादकीय सहित 2 टॉपिक लिए हैं। पहला है संपादकीय में भारत को रोशन करती भारत की ज्ञान विरासत। इसमें पूरे संपादकीय के पूरे योजना के बारे में मोटे मोटे तौर पे जो बातें हैं वो बताई जाएंगी। दूसरा है भारतीय ज्ञान प्रणाली की विरासत, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम या प्रणाली है उसकी क्या विरासत रही, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है भारतीय ज्ञान प्रणाली की उपनिवेशीकरण से मुक्ति। जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली के लिए नई लगती हैं। क्यों लगती है, या कुछ बातें आपको बताई जाएगी तो वो अटपटी लगेंगी। क्यों अटपटी लगेंगी? क्योंकि उपनिवेशीकरण ने, उपनिवेशवाद ने न केवल हम पे राजनीतिक और आर्थिक भारत का जो है शोषण किया, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारी विरासत को, हमारी परंपरा को, हमारे ज्ञान को पश्चिमी विरासत और सभ्यता से हीन करके दिखाए, जिसे जो है ओरिएंटलिज्म जैसे सईद जैसे विचारक उसको ओरिएंटलिज्म कहते हैं, यानी कि वो पश्चिम की तरफ वो बात करते हैं और जो प्राच्य सभ्यता है उसको नीचे दिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में और भारत में भी ये हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 में जब वो अपना भाषण दे रहे थे 75वां स्वतंत्रता दिवस का, तो उन्होंने कहा था कि हमें 5 प्रण लिए थे, जिसमें से एक प्रण ये है कि भारत को उपनिवेशवाद की गुलामी से मुक्त करना है, जो उपनिवेशवाद की जो प्रतीक चिन्ह है उनसे मुक्त करना है। तो उसके दिशा में पहले से ही सरकारें काम कर रही हैं। तो इसलिए ये योजना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, नए तरीके से है। कई चीज़ें आप इतिहास की भी समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे। धीरे धीरे करके हम इसको 4 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले देखते हैं भविष्य को रोशन करती भारत की ज्ञान विरासत, जो पहला टॉपिक हमारा है। यह इसमें हम अगर देखें तो इसमें संपादकीय के ही पहलू को बताया गया है, यानी योजना में जो मोटी मोटी चीज़ों पर वो बातें कही गई है उसी को बताया गया है। तो इसमें पहले सीधे करते हैं, परिचय के रूप में देखा जाए तो हम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत की बौद्धिक परंपराओं में जिज्ञासा, परीक्षण और अन्वेषण की भावना रही है। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों से लेकर आज तक ये हमारी ज्ञान परंपरा की, यानी जो हमारी बौद्धिक परंपरा है उसमें जिज्ञासा, परीक्षण और अन्वेषण की भावना रही है। सदियों से भारतीय विद्वान वैज्ञानिक और दार्शनिक नवाचार के मामले में सबसे आगे रहे हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये परंपरावादी होती है, लेकिन यही चीज़ें आप जब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम में से ज़्यादातर जब कहते हैं कि हमारे सदियों से आगे रहे हैं तो लोग हमको मजाक उड़ाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं अभी बता देता हूँ। आइंस्टीन को सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता है और उनका सापेक्षता सिद्धांत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन जो आइंस्टीन से करीब 1500-1600 साल पहले रहे हैं, उन्होंने उसी तरह का सिद्धांत दिया था और नागार्जुन को पश्चिमी वाले क्या कहते हैं, भारत का आइंस्टीन। अरे भाई 1600 साल पहले जो पैदा हुआ था वो कैसे हो सकता है, बल्कि आइंस्टीन को कहो कि कहीं का जो है वो नागार्जुन। इसी तरह से मैकियावेली एक प्रमुख विचारक रहा है, चाणक्य हमारे यहाँ प्रमुख विचारक रहे हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ लो, मैकियावेली का प्रिंस पढ़ लो, उसमें से सिर्फ एक छोटे से पार्ट भी उससे कहीं ज़्यादा जो है उसमें विस्तार उसमें चाणक्य में है। लेकिन चाणक्य को क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है कि हम एक अपना स्टैंडर्ड तय कर लिए हैं, उसके आधार पे दुनिया को, यानी कहीं ना कहीं हमारी परंपरा, जबकि दोनों में 2000 साल से ज़्यादा का अंतर है, बल्कि और ज़्यादा साल का अंतर है। लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। तो यही सारी चीज़ों को ये योजना 4 पार्ट में कहीं ना कहीं उस ग्रंथि जो हमारे अंदर है, उपनिवेशवाद की जो हीन भावना की ग्रंथि है, उसको खोलने की कोशिश करेगा और हमारे परंपरागत ज्ञान परंपरा से अवगत कराएगा हमको। ठीक है, अगर हम देखें भारत की ज्ञान विरासत के बारे में, तो हमारे यहाँ 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट।
इन्होंने गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शून्य और दशमलव प्रणाली पर उनके अग्रणी कार्यों ने इन विषयों को महत्वपूर्ण प्रगति की थी। आर्यभट्ट ही हैं जिन्होंने ये क्रांतिकारी विचार दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उसके समय से बहुत आगे की अवधारणा है। गैलीलियो को तो फांसी दे दी गई थी, इसीलिए उसने यही कह दिया था कि नहीं, धरती घूमती है, सूर्य परिक्रमा लगाता है। सभी पहले जो मानसिकता जो है मध्यकाल की ये था कि धरती की परिक्रमा लगाता है सूर्य, और इन्होंने कह दिया था कि नहीं, सूर्य धरती जो है सूर्य की परिक्रमा लगाती है। आर्यभट्ट बहुत पहले कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं हम तो बहुत आगे रहे हैं ना, लेकिन हमको जानबूझ के उस चीज़ों को दबा दिया गया है। इसी तरह से जो व्याकरणविद पाणिनि है, अष्टाध्यायी इनकी लिखी है। कहा जाता है भाषा पे इससे अच्छी कोई किताब नहीं, इतनी पुरानी किताब कोई नहीं है। संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, इन्होंने इतनी गहराई से जो है व्याकरण बताया है कि उसको कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पतंजलि का योग सूत्र है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की खोज में दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। आज योगा बन के दुनिया में भर में वो जाना जाने रहा है। इसी तरह से भारत की समृद्ध विरासत, नवाचार और उत्कृष्टता के उदाहरण भरे पड़े हैं भारत में। अब यही नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक और वो वाली, यहाँ पे हमारे पर मेटलर्जर, धातु विज्ञान से लेकर जंतर मंतर, वेधशाला तक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित की दुनिया में बहुत सारा योगदान है। कई सारे ऐसे रिसर्च है जो IITs में अब हो रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरा में मेटलर्जी से लेकर जुड़ी हुई है। हम अपने बहुत सारे तकनीकी उनमें उसको ढूंढ रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो हम नई चीज़ें बना सके। तो ये कहीं ना कहीं हमारी परंपरा का ये इतिहास रहा है। इसी तरह से चिकित्सा प्रणालियाँ, आयुर्वेद की भारतीय प्रणाली स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसके समग्र दृष्टिकोण की बात करती है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको महत्वपूर्ण मानता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है। आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने की सरकार की पहलों ने इसके प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। 2014 में सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना की है। वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है। तो ये बता रहा है, योजना बता रहे कि इसमें आप देखेंगे कि परंपरागत ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना। देखिए, हाल के वर्षों में भारत सरकार ने भारत की ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, और जिससे क्या होगा, गर्व और सांस्कृतिक प्रशंसा की भावना फिर से हमारे अंदर जागृत होगी। इसमें कहीं ना कहीं एक मदद हमको मिला है पुरावशेषों के प्रत्यावर्तन से, यानी जो बहुत सारे यहाँ के हमारे आर्ट और कल्चर की पुरानी चीज़ें थी जो अंग्रेज उपनिवेशवादी या किसी तरह से चोरी आदि से यूरोप और अमेरिका आदि देशों में पहुँच गए थे, अब वो धीरे धीरे वहाँ से वापस आ रहे हैं। उसके कारण भी हमारे अंदर चेतना का विकास हो रहा है। इन प्रयासों से न भारत की केवल खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने में मदद की है, बल्कि देश की प्राचीन संस्कृति पर नए सिरे से गर्व भी जताया जा रहा है। तो ये सारे पहलू जो है हमें यहाँ पे समझना है। साथ ही साथ कई IITs में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए केंद्र स्थापित की गई है, जहाँ पे आयुर्वेद, योग और पारंपरिक भारतीय गणित जैसे क्षेत्रों में अध्ययन किया जा रहा है। उसको नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं कि हम उसको IIT में कि उनको कैसे रिसर्च करके आज के समय के साथ कैसे जोड़ा जा सके, और हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत के साथ गहरा संबंध बढ़ा रही है, सांस्कृतिक गौरव और नवाचार के एक नए रूप को प्रेरित कर रही है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, आ जाएगा योजना में कहीं भी। आप लोग देखे होंगे कि अभी सरकार जो है मानव जीनोम परियोजना चला रही है, और एक और अध्ययन किया गया था कि जो भारतीय लोग हैं उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। पता चला कि एक मम्मी टाइप की मूर्ति मिली है, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता कालीन लगभग 3000 साल पुरानी अवशेष मिला है उसके जो बायोलॉजिकल, उससे पता किया गया है कि लगभग पूरे भारत में उसी तरह की चीज़ें हैं। यानी जो ये मान्यता थी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पहले थी, आर्य बाद में आए थे, वैदिक सभ्यता बाद में बाहर से आई हुई थी, उसको कहीं ना कहीं वो खंडित कर रहा, कह रहा कि आज जो हम हैं वो सब जो है मिले हुए हैं और वो सिंधु सभ्यता से है। उसकी के साथ साथ जो है अब संस्कृत भाषा के ज्ञानकार और ऐसे भी किया जा रहा है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद की जो चीज़ें उसके बारे में जाना जाए और फिर उससे तुलना किया जाए कि जो व्यवहारिक अध्ययन हमारे पास आ रहा है, जो तथ्य आ रहे हैं और जो शास्त्रगत अध्ययन आ रहे हैं, उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है। ठीक है, तो ये सारी पहलू अब उसको कोशिश की जा रही है। अब उसको हीनता की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, उसको सामने लाने के लिए तथ्यात्मक दृष्टि से वो बातें किया जा रहा है। कई सारे रिसर्च है जो सिंधु सभ्यता की लिपि को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लिपि कहीं ना कहीं संस्कृति से ज़्यादा जुड़ी हुई है ना। संस्कृति की जो मूल है उसी से ज़्यादा दिखाई दे रही, उसी से विकसित हो रही है, और इससे दुनिया के और भी जो ज़्यादा देशों में ही इस तरह की लिपियाँ दिखाई देती। तो ऐसा ये नहीं कि ये हमारा संस्कृत से हुआ है। तो ये सारे अध्ययन भारत सरकार के प्रयास से शुरू हो रहे हैं, योग को वैश्विक मंच पर लाने के प्रयास किए गए हैं। तो ऐसे में
तेजी से बदलती दुनिया है। दुनिया क्या है? दुनिया इस समय सतर्कता की बात करती है, दुनिया इस समय सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, दुनिया इस समय इंक्लूसिवनेस की बात करती है। हमारे भारतीय परंपराओं में ये सब चीज़ें पहले से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी एक रिसर्च आया था, उसमें ये कहा गया था कि दुनिया का जो फूड हैबिट है, अगर भारतीयों का फूड हैबिट मानोगे तभी दुनिया की जो संसाधन है उससे कम में आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर जिस तरह से दुनिया का ओवरऑल अभी फूड हैबिट है, जैसे अमेरिका का मान लो, तो 4 पृथ्वी के रिसोर्स चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो हम सिर्फ कहते नहीं हैं, वो है हमारी परंपराओं को, हमें उसे ढूंढने की कोशिश है। और वैसे भी अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्ति ये कहती किसी भी चीज को आपको खारिज भी करना है, हम आलोचना कर देते थे, अरे ये पुरानी चीजें ऐसे ही जो है बढ़ावा दे रहे हैं, पोंगापत्ती। ठीक है, उसको पढ़ो, उसको अध्ययन करो और उसको झुटलाओ, तब तो सही आता है। लेकिन हम उसको सिरे से ही खारिज कर देंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देखना, हमने नहीं देखना, क्यों कहना ही नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो हमारी पहले की चली आ रही परंपरा है, अन्वेषण वाली, नवाचार वाली, सोच वाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसको मारने वाली रही है। क्यों रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उपनिवेशिक दौरान जो है, मैकाले मिनट्स और उसके बाद उस चीज को हमारे अंदर समाप्त कर दिया था कि हमारे अंदर संस्कृति, हमारे ही नहीं दुनिया में जहां भी उपनिवेश स्थापित किए गए, वहां की परंपराओं को, उनकी संस्कृतियों को तबाह करने की, कि उससे उनमें हीनता का भाव ला दो ताकि वो अपनी परंपरा को देखे ही न सके, उसमें उनके अंदर भाव ही न जागृत हो सके कि हम एक विशाल और पुरातन सभ्यता हैं, जिसके कारण वो हमारा विरोध ही न कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बताई जाएगी आगे आगे करके। अब जरा देखते हैं कि पहला टॉपिक है भारतीय ज्ञान प्रणाली की विरासत। इसमें देखिए भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषता क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली अन्वेषण और वो सारी चीजें तो करती है, परंपरा आदि के साथ तो करती है, साथ ही साथ इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू। हमें ज्ञान क्यों चाहिए? विद्या स विनय विमुक्ते, जो विद्या वो है जो अज्ञानता से, दुखों से मुक्त कर देती है, ठीक है। और ये जो विद्या या ज्ञान अज्ञानता और दुखों से मुक्त करती है, तो उसमें दुख किस तरह के दुख? भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख, दोनों तरह के दुखों से मुक्त करने की बात की जाती है। और इसके लिए हमारे पूरी परंपराओं में हर तरह, मतलब गणित का है, खगोल शास्त्र का है, आपको चिकित्सा शास्त्र का है, योग का है, मेटलर्जी का है, हर तरह की परंपराएं हमारे यहाँ दिखाई देती है, जिसमें वेद प्रमुख रूप से है प्रलिखित, इसमें वेद, उपवेद है, उसके बाद जो है पुराण है। हालांकि पुराणों को लेकर भी कई सारी भ्रांतियां हैं, उसके पीछे भी वजह है, वो दूसरे पार्ट में देखेंगे कि उपनिवेश काल में पुराणों को लेकर भ्रांतियां पैदा की गई। तो ये सारी चीजें हैं। सिर्फ वेदों के सिवा भी, मतलब ये नहीं कि वेदों तक ही है, वेद से अलग है, बौद्ध है, जैन है, उसमें भी कई सारी हमें विरासतें हमारे पास है। इन प्रमुख उसके वजह के अलग भी बहुत सारी है, संस्कृतियां हैं, बहुत सारी जनजातियों की व्यवस्था है, जिसमें कई सारी परंपरागत ज्ञान हमें मिला है, जो हमें दुनिया के बारे में, आज की दुनिया के बारे में जो कुछ चाहिए वो हमें चीजें बताना है। बस जरूरत क्या है कि उसे आज के संदर्भ में उनको समझना है, उनमें देखना है, तर्क लगाना है, जांचना है, और आज के संदर्भ में उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सके, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं परिचय के रूप में। तो देखिए, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली नामक, इंडियन नॉलेज सेंटर नामक एक जो है सिस्टम नामक एक प्रभाग की स्थापना की है। और इसका हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या AICTE है, इसमें इसका मुख्यालय है। ये भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। और विभिन्न संस्थानों में भारतीय ज्ञान प्रणाली के कई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें कई सारे IITs में ही स्थापित किए गए हैं। तो ऐसे में हम इसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय ज्ञान की विशेषताएं क्या है, भारतीय ज्ञान को हम क्या समझते हैं, इंडियन नॉलेज से हमें क्या अर्थ है, या उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, ये शब्द कुछ अनोखा है। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। वैसे देखिए, सोचिए जरा सा कि भारतीय, इसको बोला जाता है भारत, ये बना है भा प्लस रथ। भा माने होता है ज्ञान, यानी, और रथ माने लगा हुआ या अनुरागी, यानी कि ऐसा देश जहां के लोग ज्ञान की खोज में लगे हों, वो भारत कहा जाता है। तो ऐसे में भारत नाम ही है कि ज्ञान का प्रेम, ज्ञान का देश, ठीक है।
जाहिर सी बात है उसका ज्ञान भी कुछ अलग ही होगा। जहाँ सारे लोग ज्ञान की ही खोज में लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से उसकी ज्ञान, जो ये कहा जाता है ना कि सिर्फ आध्यात्मिक या पलायनवादी है, नहीं, उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि उसमें बड़ा विशाल है। हम उसके कुछ ही पहलू को जानबूझ के देखते हैं और बाकी पहलू को छोड़ देते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ भौतिक नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, हमें सर्व करना है। भौतिकतावादी और आध्यात्मिक जीवन के बीच में इसे बनाना है। कैसे? हमें, हमारे यहाँ पे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसमें संन्यास्त भी है तो गृहस्थ भी है, ब्रह्मचर्य भी है, 4 व्यवस्थाएं की गई है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ है, यानी भौतिकतावादी और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए कैसे, विष्णु पुराण है, ये कहता है सा विद्या या विमुक्तये, यानी ज्ञान का उद्देश्य, विद्या का उद्देश्य क्या है? जो मुक्ति दे दे। किससे मुक्ति दे दे? दुख और बंधन से। सांसारिक दुखों से मुक्ति कौन दिलाएगा? भौतिकतावादी जो ज्ञान होगा। और दुख जो निर्वाण है, मोक्ष की कौन दिलाया जाएगा? जो आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी तरह से एक और है ईशावास्य उपनिषद, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या और भौतिक ज्ञान को अविद्या कहा गया है। अविद्या से अर्थ उसको निगेट नहीं करना है, अविद्या से अर्थ है विद्या का पर्याय। यहाँ पे विद्या से अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, स्व का ज्ञान, और अविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान। और इसमें यह भी कहा गया है कि केवल एक ही प्रकार का ज्ञान खतरनाक है। यह ध्यान रखना है कि केवल एक ही प्रकार का, यानी केवल आध्यात्मिक प्राप्त करो या केवल भौतिक करो, और खतरनाक है। और दूसरा, मनुष्य को भौतिक ज्ञान की मदद से सुखी सांसारिक जीवन जीना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की मदद से अमर स्थान प्राप्त करना चाहिए। यानी केवल एक ज्ञान खतरनाक है और उसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान तो ये कहता है और भी खतरनाक है। तो इसलिए कह रहा है कि भौतिक ज्ञान से सांसारिक जीवन में बेहतर करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान से आपको अमृत या जो मोक्ष की बात होती है उसको करना चाहिए, यानी किसी भी पहलू को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और देखा जाए तो भारतीय ज्ञान जो है काफी हद तक परंपरा पर आधारित है। एक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हुआ हो या विकास नहीं हुआ हो। परंपरा के साथ साथ, यानी कहते हैं ना परंपरावादी, नहीं, परंपरा मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रेडिशन के रूप जाता है, लेकिन उसमें समय के साथ विकास भी हुआ है और सुधार भी हुआ है। और भारतीय ज्ञान का जो प्रलिखित शब्द है, जो परंपरा में है, वो वेद सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आते हैं। और इसमें संस्कृत में वेद का अर्थ होता ही है ज्ञान, यानी वेद का ही अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद के 4 वेद हैं। वेद के ज्ञान को 4 वेदों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें भी विभिन्न पहलुओं पर है। इनके 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद है, ये चिकित्सा का अध्ययन करता है। धनुर्वेद है, ये धनुर्विद्या या युद्ध का अध्ययन करता है। गंधर्व वेद है, ये प्रदर्शन कलाओं का अध्ययन करता है। और शिल्प वेद है, ये वास्तुकला का अध्ययन करता है। अब आप कहोगे कि हमारे वेद सिर्फ आध्यात्म सिखाते हैं, ये तो गलत परिभाषा हुई ना। देखिए, उस समय की जरूरी सारी चीजों को सिखाते हैं। इसी तरह से वेदों में दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दोनों भी शामिल है। उपनिषद दार्शनिक शिक्षाओं पर क्या ध्यान केंद्रित करता है, तो जो पुराण है वह सरल भाषा में समझाने के लिए पुराण लिखे गए हैं। इसमें कहानियों के रूप में गहरे दार्शनिक विचारों को बताए गए हैं। जैसे एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में रेवती की दिलचस्प कहानी है, राजा कुकुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी है। इसमें कहा जाता है कि राजा कुकुदमी अपनी बेटी के विवाह को लेकर रेवती को बहुत परेशान थे, तो वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव से मिलने गए थे। जब वहाँ पे गए तो ब्रह्मदेव संगीत आदि में व्यस्त थे। जब वो खाली हुए तो उन्होंने ब्रह्मदेव से अपनी चिंता बताई कि मेरी बेटी की शादी की बात है। तो उन्होंने कहा, अरे राजन, आप कहाँ पे हैं? आपको नहीं पता कि आपका यहाँ पे ब्रह्मकाल में क्षण भर का जो है समय व्यतीत करना, धरती पर लाखों वर्ष बीत गए हैं। इसका अर्थ है, कहेंगे अब वहां पे द्वापर आ गया है। और फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब वापस जाइएगा और अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के भाई बलराम से कीजिएगा। इस कहानी से क्या अर्थ है? कहानी से अर्थ है कि जो समय है वह भी सापेक्षिक होता है। ब्रह्मलोक में समय दूसरी तरह से चलता है, धरती लोक में दूसरी तरह से चलता है। आज जो मल्टीवर्स की बात या आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत की बात की जाती है, ये कहानियों में, हमारे पुराणों में कहा गया है। और जब ये कहा गया, ये नहीं कि तुलना है, हमने उसको यूं ही छोड़ दिया। हम उसकी व्याख्या करेंगे ना, उसकी जांच करेंगे। और भी ऐसी कई कहानी है।
जैसे आज हम मल्टीवर्स, एक यूनिवर्स नहीं बहुत सारे यूनिवर्स है। एक कहानी आती है कि जब हनुमान जी भगवान राम की जो है अंगूठी लेने जाते हैं, वो एक धरती के नीचे एक सुरंग में वो गिरा देते हैं, वहाँ जाते हैं तो वो अंगूठी ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पे असंख्य अंगूठियाँ पड़ी होती हैं। यानी कि अनेक यूनिवर्स हैं, अनेक यूनिवर्स में अनेक हनुमान, अनेक चीज़ें। तो जो आज हम फिल्मों में देखते हैं वो बहुत पहले हमारे पुराणों में, कहानियों में ये सारी चीज़ें रही हैं, हमें उन्हें जानना है। साथ ही साथ वैदिक सभ्यता की इसमें है कि इसको लेकर समय सीमा को लेकर विवाद है। देखिए, हमारी वैदिक समय सीमा निर्धारण करना कठिन है। वेद का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से जाता है और कहा जाता है कि जो पुराणों की युग प्रणाली के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई है। यानी देखा जाए तो कलयुग की शुरुआत आज से 5000 साल पहले हुई है और उसके पहले लाखों लाखों रहा है। तो देखा जाए तो आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण से वैदिक सभ्यता हजारों नहीं, यानी आज अगर देखा जाए इतिहासकार कहते हैं वैदिक सभ्यता कितना है 1500 से 2000 ईसा पूर्व, यानी 3500-4000, जबकि पुराण की बात कहती है कि लाखों वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो ऐसे में वैदिक सभ्यता कहते हैं 1500 ईसा पूर्व है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कहती है कि 3300 वर्ष पुरानी, लगभग पुरानी, यानी उसके बाद शुरू हुई, जबकि ये बता रहा है कि बहुत पुरानी है। तो उसको वो भी समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में क्या है। साथ ही पुराणों को लेकर विकृत धारणाएं भी कई सारी है। जैसे ये बताया जाता है, जैसे देखिए पुराणों का दस्तावेजीकरण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी के अंतराल में हुआ है और आरोप लगाया कि इसमें कुछ विकृति पाठ है, क्योंकि एक पाठ के कई संस्करण हैं। इसमें कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति की शुरुआत थी उसने पुराणों के अध्ययन को गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप अधूरे और गलत ज्ञान के कारण कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे पुराण वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, कहता है पुराण वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं और इसमें कार्य पर आधारित कार्यों को शिक्षा, सुरक्षा, व्यवसाय और सेवा के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अलग करके नाम पुकारा गया है। लेकिन उसी पुराण में उसी जगह अलग अलग जो है द्वीपों में इसी तरह की वर्ण व्यवस्थाओं को बताया गया है अलग अलग नामों से। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं, अलग अलग द्वीपों में अलग अलग नामों से बताया गया है। यानी ये पुराण के लोग जो है अनेक द्वीपों में जो है श्रम व्यवस्था के विभाजन से परिचित थे। तो ये कहना कि ये जातिवाद आधारित है, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को गलत तरीके से या पूरी तरह से जानना नहीं है। ठीक है, तो ये बातें जो है ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सिर्फ वैदिक ही नहीं है, वैदिक सभ्यता के समानांतर भी कई सारी ज्ञान विधाएं हैं, जिसमें से दो ऐसी हैं जो अग्नि उसको नहीं मानती, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म है। जैन धर्म के बारे में ऐतिहासिक बताते हैं कि इसकी शुरुआत वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी से हुई है, यानी 500 या 600 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। लेकिन जैन परंपरा क्या कहती है? वो कहते हैं कि महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जो है वो कहते हैं कि बहुत पुराने हैं। उनके पुत्र के नाम जो है भरत जो है, उनके एक पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। और ये कहते हैं कि वो एक जो कृष्ण के मित्र थे जो है उनके एक नेमिनाथ जो है। इसी तरह से बौद्ध धर्म भी बहुत पुराना है। तो ऐतिहासिक और जो मान्यताओं में काफ़ी अंतर है, जिसको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय ज्ञान प्रणाली के कई सारे आयाम भी हैं। देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, यानी एक भारतीय ज्ञान प्रणाली में क्या क्या मिलता है। तो देखिए इसमें गणित और खगोल विज्ञान के भी में है। जैसे बौधायन है, ये 800 से 700 ईसा पूर्व में इनका रहा है। पाणिनि है 520 से 460 ईसा पूर्व में रहा है। कात्यायन है 300 से 320 में है। भरत मुनि है 400 से 200 ईसा पूर्व में रहे हैं। आर्यभट्ट है 476 से 500 ईस्वी में रहे हैं। बराहमिहिर है 505 से 587 में रहे हैं। परमेश्वर 1360 से 45 में रहे हैं। रामानुजन 1887 से 1920 में रहे। इन्हें भी उसी श्रेणी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय दर्शन और परंपरा में रामानुजन बहुत विश्वास करते थे। तो ये दार्शनिक और खगोल विज्ञान और गणित के बारे में ये सब रहे हैं। चिकित्सा में रहे हैं। देखिए आयुर्वेद, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, ये आहार, जीवन और जड़ी बूटियों के आधार पे माध्यम से शारीरिक तत्वों को संतुलित करने की बात करता है। इसमें चरक और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ हैं। शल्य क्रिया की बात इसमें की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रदर्शन कलाओं में भी भारतीय ज्ञान प्रणाली रही है। नाट्य शास्त्र, जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत को शामिल किया गया है। ये कला, मूर्ति कला के बारे में ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रही है। इसके अतिरिक्त यानी वेद और जो प्रमुख धर्म हैं उनके अतिरिक्त भी परंपराएं रही हैं। जनजातियों के पास बहुत सारा भारतीय ज्ञान है। जैसे विशिष्ट समुदाय और जनजातियों के पास है। इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं, अन्यत्र भी बहुत सारे ज्ञान उपलब्ध है। ये उदाहरण बताते हैं कि असम अपनी पीतल और कांस्य ढलाई और धातु कर्म के लिए, मेटलर्जी के लिए जाना जाता है।
गुवाहाटी के अंबारी में सिरेमिक जो है परंपराएं भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में रही है। शिलांग मेघालय की लौक और सिरामिक तकनीकें 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी होने का अनुमान लग रहा है। और ऐसे में बस समस्या ये है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की जो विनिर्माण विरासतें हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रलेखन हमारे सामने नहीं हुआ है, लेकिन परंपरा के रूप में अभी भी उपलब्ध हैं। हमें इनको ढूंढने की ज़रूरत है। तो यही है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के पुनरुद्धार की राह। क्यों ऐसा हुआ वो इस जो दूसरा वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा कि सिस्टमेटिक रूप से हमें जानबूझ के उससे दूर रखने की कोशिश की गई है काफ़ी लंबे समय तक। इसको पुनरुद्धार के लिए जो सरकार देखिए कर रही है, भारतीय ज्ञान प्रणाली के पुनरुद्धार और अनुकूलन जो है, क्योंकि ये समृद्ध बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने और इसे आधुनिक समाज की मांगों के साथ संरेखित करने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो लाई गई है, इसमें यह कहा गया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने को प्रोत्साहित किया जाएगा और सीखने के लिए एक समग्र समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर महत्व किया जाएगा। यह नीति पारंपरिक ज्ञान को समकालीन पारंपरिक ज्ञान को समकालीन वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ एकीकृत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यानी जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी जो पहलू है उसके साथ कैसे समायोजित किया जा सके उसको कोशिश करता है। इसीलिए भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों को अनुकूलित करने के लिए विद्वानों और चिकित्सकों के साथ सहयोग करने की बात की जा रही है। इस ज्ञान को सूचीबद्ध करने और इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुलभ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण शोध किए जा रहे हैं। अंतर विषयक दृष्टिकोण डेवलप की जा रही है कि कैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में योगदान दे सकता है। तो ये सब सरकार पहल कर रही है। अब हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली की उपनिवेशीकरण से मुक्ति, यानी उपनिवेशवाद से मुक्ति हमें करनी पड़ेगी भारतीय ज्ञान प्रणाली को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कुछ चीज़ों को आप बताते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कई बार मजाक उड़ाता है ना गौमूत्र, ये सारी चीज़ें। अभी एक मीडिया में रिपोर्ट थी कि IIT मद्रास के डायरेक्टर ने कहा है कि हमारे पास प्रूफ है कि गौमूत्र का साइंटिफिक या चिकित्सकीय वैल्यू होती है। किसी को भी हमसे तर्क करना हो, हमारी बात को काटना हो तो आ जाए हमारे सामने। तो क्यों हो सका? क्योंकि अभी विभिन्न IITs में इस तरह के ट्रेडिशनल नॉलेज सेंटर बनाए गए हैं जो उन चीज़ों को साइंटिफिक ढंग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों हमारे अंदर ये भयंता का भाव आ जाता है? जैसे ही कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाती है अपने प्राचीन से, हम में से कुछ पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो पहले तो ये होता था, अभी तो आप लोगों के समय में थोड़ी चीज़ें बदली है, लेकिन हम लोग के समय में होता था कि अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो ये बोल देता था कि हमारे प्राचीन काल में इतना बढ़िया रहा, तो उसे मान लिया जाता था कि इसको कुछ, इसकी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो गई है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ये परंपरावादी पोथावादी है। क्यों है? क्योंकि हमें हीनता का भाव डाला गया था। किसके द्वारा? उपनिवेशीकरण के द्वारा। 1947 में हम आज़ाद हुए, हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की, आर्थिक पहलू को भी समझा, बहुत अध्ययन किया, लेकिन सांस्कृतिक वाले पहलू को न जाने क्यों से छोड़ दिया गया। और अब जाके धीरे धीरे वो प्रयास किया जा रहा है जो हम पे सांस्कृतिक गुलामी को थोपने का कोशिश किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत के लिए है, भारत में हो रहा, दुनिया के अनेक देशों में इसके विरुद्ध जो है कहीं न कहीं लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन मतलब संघर्ष वाला आंदोलन नहीं कर रहे हैं, शैक्षणिक स्तर पर सरकारों द्वारा प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे अपने संस्कृतियों को जानने समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये पहल है, आइए पूरा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखिए भारत का अर्थ ही है ज्ञान भूमि, यानी ऐसी भूमि जहां पे लोग ज्ञान के प्रति अनुरत हों। इसीलिए सरकार भी देख रहे होंगे अब भारत पे ज़्यादा बल वो दे रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया, उसमें जो भारत है, भारत का अर्थ होता है ज्ञान की भूमि होती है। ठीक है, यहाँ के लोग ज्ञान के प्रति अनुरागी है, ज्ञान के प्रति मोह रखते हैं, ज्ञान के प्रति प्रेम रखते हैं, ज्ञान के प्रति अध्यवसाय करते हैं। और यह पहचान न केवल कलाओं, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, भाषा, साहित्य, दर्शन, इंजीनियरिंग के प्रसार और उद्भव से स्थापित होती, बल्कि वैदिक साहित्य, वेद, उपनिषद, उपवेद, ज्ञान ग्रंथों, विशिष्ट प्रणालियों की विद्यमानता से भी होती है, जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत का मार्गदर्शन किया है। और भारतीय ज्ञान प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के व्यवस्थित संचरण को ही दर्शाती है। लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली को महज एक परंपरा के बजाय एक व्यवस्थित संरचना है और ज्ञान हस्तांतरण की इसे प्रक्रिया भी समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसने अपने को सुधारा भी है, विकसित भी किया है।
इसको लेकर जो है अगर देखें तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जीवन ब्रह्मांड को समझने की एक व्यापक दृष्टिकोण है। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है वो क्या है? व्यक्ति को समझना है, समाज को समझना है, ब्रह्मांड को समझना है, और ये पूरी यानी अपने से लेके पूरे यूनिवर्स को समझने की प्रणाली जो है भारतीय ज्ञान प्रणाली है। और इसमें आयुर्वेद और योग से लेकर वेदांत और न्याय की दार्शनिक अंतर्दृष्टि तक भारतीय ज्ञान प्रणाली स्थायित्व और सद्भाव में निहित बहुलवादी परंपरा का उदाहरण है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन करने का उद्देश्य जिज्ञासा और प्रश्न पूछने के वैकल्पिक तरीकों के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान के बारे में दृष्टिकोण को बदलना है, वैज्ञानिक विचारधारा की संरचना को नया रूप देना है। मूलभूत रूप से इसका उद्देश्य ज्ञान परंपराओं के बारे में चिंतन के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में चिंतन की एक प्रक्रिया को शुरू करना है। क्यों करना है? क्योंकि उपनिवेशवाद ने जानबूझकर भारतीयों को उनकी बौद्धिक विरासत से दूर किया। हमारी बौद्धिक विरासत, हमारी ज्ञान परंपरा में जिज्ञासा, नवाचार, अन्वेषण, ये सब महत्वपूर्ण था। लेकिन हमें जो शिक्षा प्रणाली पढ़ाएगी वो रटंत विद्या रटाओ और काले अंग्रेज बनाओ, और सिर्फ छोटे कार्य करने के लिए अन्वेषण आदि पर तो चतुर रामलिंगम जो फिल्म है 3 इडियट्स, आई मेमोराइज इट। और उसमें अगर देखा जाए तो उस बेचारे की भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस परंपरा के द्वारा जो शिक्षक रहते हैं, जो चेक करने वाले रहते हैं, आज भी वही रहते हैं। मैं भी बताता हूं कि यूपीएससी में याद भी करोगे तो आपको लिखना है, तो वो तो सिर्फ अभ्यास है, लेकिन समझ के याद करोगे तभी आप यूपीएससी के प्रश्नों को लिख पाओगे। ऐसे नहीं कि आप जैसे भी आओ और ऐसे करके लिख लो ना, सिर्फ याद करके जाओगे तो यूपीएससी के प्रश्न ही नहीं, पहले प्रश्न समझोगे तब तो इसलिए समझ के साथ साथ अभ्यास की भी जरूरत है। लेकिन उस समझ वाली परंपरा हमारे विधा से गायब कर दी गई थी, एक सिस्टमेटिक उसके तहत। देखिए, एक मैकाले मिनट आया था, मिनट ऑफ एजुकेशन 1835 में। इसमें औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों ने स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को यूरोसेंट्रिक प्रतिमानों से बदलने का प्रयास किया, जिसमें भारतीयों की कई पीढ़ियां अपनी बौद्धिक विरासत से दूर हो गई। ये मिनट्स ऑफ एजुकेशन इसीलिए मैं कहा जाता है दूर हो गई। प्राचीन काल से ही भारत में कई सत्ताओं का सामना किया था, जिन्होंने इसकी समृद्ध अर्थव्यवस्था का दोहन करने और समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और मान्यताओं को खंडित किया था। लेकिन प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक के युगों में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान व्यवस्था और मूल्य प्रणालियों को सफलतापूर्वक जो है संरक्षित किया है। देखिए, कहा जाता है कि जितनी भारतीय परंपरा के सिवा, जैसे भारतीय सभ्यता जो इंडस सिविलाइजेशन है, उसके दौर की जितनी भी सभ्यताएं हुई सब समाप्त हो गई, अपने मूल रूप में कोई नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में अभी भी उन पहलू पर अध्ययन है, विचार है, सब कुछ चलता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हैं, कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो उन पहलू की ही बात है। इसमें देखिए, भारतीय द्वारा सदियों से परंपरागत ज्ञान प्रणाली का संरक्षण का प्रयास किया गया है। भारतीय दर्शन की अभिन्न अंग उपनिषद मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से भिन्न आत्मा के सार को खोज करते हैं। अद्वैत वेदांत, जो अपने अद्वैतवाद के लिए जाना जाता है, वो मानता है कि आत्मा और ब्रह्म एक समान है और अनुभव जो दुनिया माया के रूप में। इसी तरह भट्ट मीमांसा आत्मा की परिवर्तनकारी लेकिन शाश्वत प्रकृति की खोज करती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इस विमर्श में योगदान देते हैं। जैन धर्म जीव और अजीव का अद्वैतवाद है। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के नैतिक उत्तरदायित्व को मानते हुए स्थायी स्वतत्व को अस्वीकार जो है किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कल अनेक परंपराएं यहाँ पे चल रही हैं। भारत में भक्ति आंदोलन में भक्ति में निहित एक दार्शनिक परिवर्तन को विशिष्ट रूप दिया और समानता पर जोर दिया गया। इसमें स्थानीय भाषाओं और सार्वभौमिक भाईचारा के महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद विवेकानंद, अरविंदो, राधाकृष्णन ने भी उसी समकालीन दार्शनिक विचारधारा ने भारतीय ज्ञान परंपरा के सार तत्व के महत्वपूर्ण सार तत्व क्या है, आत्मज्ञान या आत्म या स्व के पहचानने की प्रक्रिया होती है। देखिए, विवेकानंद ने तर्कसंगतता, शिक्षा और सार्वभौम धर्म सिद्धांतों पर बल दिया, मानवतावाद के रूप में परिभाषित किया। अरविंद ने दार्शनिक विचार में आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और बौद्धिकता स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए इन्होंने आवश्यक माना। राधाकृष्णन का अद्वैत वेदांत में नहीं था, जो जैविक एकता, सत्य, मानव प्रकृति की विविधता के सिद्धांतों पर भी विश्वास करती है। ये सारी चीजें रही, यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली एक गतिशील और विकासशील सांस्कृतिक संरचना और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने मूल विचारों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सतत रूप से विभिन्न ऐतिहासिक कालों में स्वयं के लिए ढाला। और ये घटक क्या है, चित्त, शरीर और आत्मा के बीच आवश्यक संबंध।
और एक व्यापक संदर्भ प्रदर्शित करती है जो बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण की खोज में को शामिल करती है और सभी तत्वों की परस्पर निर्भरता को ये स्वीकार करती है। लेकिन हमें क्या है कि उपनिवेशवाद से मुक्ति और भारतीय ज्ञान प्रणाली, देखिए उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में वैश्विक स्तर पर विभिन्न उपनिवेशवादियों ने और यानी उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित आबादी के बीच एक भिन्नता को दर्शाया। भूमि और संसाधनों का विनियोग तो किया ही किया, औपनिवेशिक उद्योगों के लिए खेती और स्वदेशी संस्कृतियों परंपराओं का योजनाबद्ध रूप से भी विघटन किया। जब औपनिवेशिक ताकतों ने भारतीय क्षेत्रों को अधीन किया तो उन्होंने केवल भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली, परंपरा, वास्तुकला, सांस्कृतिक प्रॉपर्टी में भी हस्तक्षेप किया और विभिन्न तरीकों से भारतीय आबादी पर औपनिवेशिक मानसिकता को थोपा। ठीक है, इसमें उदाहरण है औपनिवेशीकरण का सबसे गंभीर प्रभाव चेतना के दायरे में ही हुआ है, हमारी जो सोच है उसी के दायरे में हुआ है, क्योंकि हमारे विमर्श में केंद्रीय प्रश्न बना हुआ है वह है कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, यानी भारत उसके पहले नहीं था। ये सोच हमारे अंदर बैठा दी गई है कि भारत तो 1947 के बाद ही था, यानी एक देश एक राष्ट्र के रूप में जन्म 1947 के बाद ही हुआ, उसके पहले तो भारत था ही नहीं। ये विचार हमारे अंदर बैठा दिया गया। हालांकि फिर भी हम औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेष भारतीय जनता की चेतना ने पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है, और जिसे एडवर्ड सहीद जैसे लोग ओरिएंटलिज्म का नाम कहते हैं, वो कहते हैं कि इसमें औपनिवेशिक शासन के एक वैचारिक आधार बना। फिर औपनिवेशिक युग के बाद भी वो धारणाएं आज भी बनी हुई हैं। क्यों हम कहते हैं कि जैसे कोई अंग्रेज हमसे कह दे या कोई पश्चिमी देश का व्यक्ति कोई हमें कह दे तो हम उसको बहुत महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? वही ओरिएंटलिज्म की जो है विचारधारा हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से बहुत सारे और लोग हैं, ये औपनिवेशिक अलगाव की बात करते हैं, और उपनिवेशीकरण की अवधारणा पूर्व में औपनिवेशिक समाजों के लोगों द्वारा अनुभव की गई जातीय सांस्कृतिक हीनता से गहराई से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी शिक्षा को लागू करके औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत के सामाजिक ताने बाने को विकृत कर दिया और हीनता की भावना को बढ़ावा दिया और स्वदेशी परंपराओं को क्या कर दिया? दूर कर दिया। उन्होंने भारतीयों में सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति के मामले में पश्चिम के मुकाबले खुद को हीन समझने की भावना मन में बैठा दिया। कैसे बैठा दिया? देखिए, बी उपनिवेशीकरण के लिए स्वदेशी ज्ञान के महत्व को बहाल करना है। अगर आपको उपनिवेशीकरण से मुक्त करना है तो आपको स्वदेशी ज्ञान के महत्व को बहाल करना पड़ेगा, तभी आप उस हीनता से मुक्त हो पाएंगे। देखिए, चेतना को समझने और सत्य को जानने का साधन के रूप में भारतीय दर्शन मन को बहुत महत्व देता है। स्वयं को समझना, व्यक्तिगत कल्याण और परम मुक्ति को बढ़ावा देना है। हम स्वयं को जाने, हम अपनी को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपनी परंपरा को जाने, अपने ज्ञान को जाने, तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आप भी उपनिवेशीकरण का जो सांस्कृतिक है उससे अगर आपको उबरना है तो आपके स्वदेशी ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज को जानना आवश्यक है। और देखिए, पश्चिमी ज्ञान प्रणालियों के समर्थकों ने अपने ज्ञान और संस्कृति को सार्वभौमिक माना और भारत के ज्ञान और संस्कृति को हीन माना। उदाहरण जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यही बात ये भी कहते हैं कि देखिए, गणितज्ञ नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा, जबकि आइंस्टीन से 16 साल पहले जो है वो नागार्जुन पैदा हुए थे। औपनिवेशिक शक्तियों ने एक सुनियोजित प्रयास के तहत इस धारणा को कायम रखा कि किसको? चाणक्य को, मैकियावेली को, भारत का। ये सब चीज़ें जानबूझ के उन्होंने किया था कि हमारे अंदर ये दिमाग बन जाए कि हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ है वो किसी उसका है, यानी उसको सिकंदर, यहाँ का सिकंदर, यहाँ का वो, यानी ये मान लिया गया कि वो मॉडल हैं, वो स्टैंडर्ड मॉडल हैं, उनके करीब हमारे जो है लोग हैं। हम पढ़ेंगे, हाँ देखो भारत, बड़ा खुश होते थे कि भाई भारत का मैकियावेली इसको कहा जाता है, खूब रटते थे। हमें ये नहीं पता था कि वो कहीं ना कहीं हमारे परंपराओं हमको हीनता भी ला रहा, क्योंकि अगर वास्तव में आप अर्थशास्त्र पढ़िए चाणक्य का और मैकियावेली का प्रिंस पढ़ लीजिए, दोनों में मतलब आप उनके अनुभव, उनके ज्ञान कहीं तुलना नहीं है, बिल्कुल तुलना ही नहीं है। आप अगर कहेंगे तो ये कहेंगे कि एक तरफ, वही कहावत है कि एक तरफ बहुत देसी कहावत है, पसंगाव पसेरी का, यानी एक तरफ आप कोई बड़ा वजन रख दीजिए और एक तरफ छोटा सा वजन रख दीजिए, वो हाल है। उस तरह की अंतर है, लेकिन फिर भी हम उसको बड़े सौभाग्य, बड़े चाव से हम भारत का मैकियावेली हम उसको करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे में वर्तमान समय में जब भारत अपनी प्राचीन विरासत के अनुरूप वैश्विक मंच पर अपनी कर रहा है तो उसे क्या करना है? औपनिवेशिक मानसिक अधीनता से हमें खुद को, अपने को अलग करने की कोशिश करना होगा।
और इसके लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली की व्यापक और जो समृद्ध परंपरा है उसको जानना पड़ेगा, उसको समाज में आगे लाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा ने सभी के लिए संधारणीयता या सस्टेनेबिलिटी और समानता पर सतत रूप से जोर दिया। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन भी शामिल है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कृषि उत्पादन है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है और दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उसने एक बड़ी आबादी को पल्वित किया है, पोषित किया है और सूखे आदि के समय में यहाँ पे अधिशेष को सावधानी पूर्वक संग्रहित करने पर भी इसमें बल दिया गया। इसी तरह से स्वदेशी शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास पद्धतियों से कई स्वदेशी भारतीय उद्योग फले फूले और भारत में निर्मित सामान दुनिया भर में सराहनीय मत हुए थे। जब अंग्रेज आए थे तो क्यों आए थे? सोने की चिड़िया थी ना, यहाँ का सामान पूरा लघु और कुटीर उद्योग पूरे यूरोप में छाया रहता था। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी जो हमारे स्वदेशी ज्ञान पर थी, तभी तो वो आ रहे थे। और भारतीय विद्वानों ने उन्नत गणितीय अवधारणाओं को विकसित किया, जिसमें शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली है, जिसका आज भी उपयोग किया जाता है। पढ़ने की भाषा विज्ञान के जनक रूप में मान्यता है और वो तो बहुत मिसाल है। ऐसे में भारतीयों को मन के उपनिवेशवाद से मुक्त होना होगा। ये इसको आप कह सकते हैं संहार के रूप में। आज के वैश्विक युग में यह समझना आवश्यक है कि पूरी दुनिया में सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, लेकिन ज्ञान की कमी है। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। दुनिया के एक रेस ट्रैक पे हम दौड़ रहे हैं बिना कोई समझे कि क्यों दौड़ रहे हैं। देखिए, व्यक्ति का मानना है कि वह स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है, फिर भी वास्तविकता यह है कि सभी एक भ्रामक दुनिया में बंदी हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें रास्ते नहीं हैं जो उन्हें दुखों से मुक्ति दिला सके। ऐसा नहीं होता तो हजारों कई करोड़ों की संपत्ति के मालिक लोग जो है आत्महत्या करते हैं, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के एक पहलू की तरफ जाते हैं, सिर्फ भौतिक उन्नति, भौतिक प्रगति। एक तरफ गए और खूब प्रगति कर लिया, लेकिन वो ज्ञान के या जीवन के व्यापक अर्थों को नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ पे परंपरा में ये कहा गया है कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है, और ये चीज़ें हम दुनिया को सिखा सकते हैं। हम पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, भूख और महामारी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों को जो कुछ भी हासिल करते हैं वो अक्सर मानव की कीमत पर होता है। उनको बदलते समय में हम समझा सकते हैं कि अपने अस्तित्व की प्राप्ति के लिए खुद को मन के उपनिवेशवाद से हमें मुक्त करना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का पालन करना महत्वपूर्ण है, जिसमें आत्मज्ञान के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। यह मानव जीवन के अनुभव के हर पहलू को इसमें ये समाहित करता है। तो ऐसे में जहाँ पे एक ड्रेस लगी है इंफॉर्मेशन की, हमारा नॉलेज ठहरने की बात करता है, वो सततता की बात करता है, वो समावेशिता की बात करता है, और वो सब समावेशिता और सततता केवल बाहर दुनिया और समाज ब्रह्मांड के लिए नहीं, वो आपके लिए भी है कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आज ये पहला पार्ट हुआ है, इसके बाद आगे के भी पार्ट आएंगे जो धीरे धीरे करके भारतीय जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के पास योजना होगा तो उसको पढ़ भी लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।